अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वजीर खारजा इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। 73 के आइन के नफाज के बाद इसहाक डार पाकिस्तान के तीसरे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले 1989 में बेगम नुसरत भुट्टो, 2012 में परवेज इलाही को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पाकिस्तान के आइन में डेप्यूटी वजीर आजम के ओहदे का कोई जिक्र नहीं किया गया। अब भी इसहाक डार की तैनाती के लिए काबीना डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन में आइन, रूल्स या किसी कानून का हवाला इसीलिए नहीं दिया गया कि इस ओहदे का आईन पाकिस्तान और रूल्स ऑफ बिजनेस में सिरे से कोई जिक्र ही नहीं है। हुकूमती जराये के मुताबिक रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 वजीर आजम को ये इख्तियार देते हैं कि वो अपने फराइज की अंजाम दही में मुआवनत के लिए नायब वजीर आजम समेत कोई भी तकर्री कर सकते हैं। इसी तरह आइन का आर्टिकल 92 भी वजीर आजम को ये इख्तियार देता है कि वो खुद या अपने किसी वजीर के जरिए एक्ट कर सकता है। यूं पाकिस्तान में दुनिया के कई ममालिक जैसे बरतानिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और मलेशिया के बरखिलाफ डेप्यूटी वजीर आजम के ओहदे का कोई जिक्र नहीं, मगर इस हवाले से कोई मुमानियत भी नहीं की गई, बल्कि इस ओहदे पर अदलिया की जानिब से भी कोई एतराज नहीं किया गया। 2012 में परवेज इलाही की बतौर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप तकर्री को चैलेंज किया गया तो जुलाई 2012 में सिंध हाई कोर्ट ने इस पटिशन को इस बिना पर मुस्तरद कर दिया कि आइन में इस ओहदे की कोई मुमानियत नहीं की गई। यूं ये बात तो तय है कि इसहाक डार की डेप्यूटी वजीर आजम के तौर पर तैनाती गैर आइनी करार नहीं, मगर इसके बावजूद इसहाक डार की तैनाती इस बड़े सवाल को जन्म दे रही है कि वजीर खारजा इसहाक डार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया ही क्यों गया है। डेप्यूटी वजीर आजम के पास कोई खुसूसी इख्तियारात नहीं है। माजी में भी यह ओहदा सरासर अलामती और नुमाइशी हैसियत का हामिल ही रहा। इसहाक डार को ऐसे अलामती और नुमाइशी ओहदे की जरूरत ही क्यों पेश आई है। अंदरूनी जरा ये दावा भी कर रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत बनने के साथ ही ये बात तय थी कि इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम बनाया जाएगा। इसहाक डार नून लीग के अदवारे हुकूमत में वजीर खजाना बनते रहे हैं। उनका शुमार ऐसे वजीर खजाना के तौर पर होता रहा जो नवाज शरीफ के रिश्तेदार ही नहीं बल्कि बाएतमाद और भरोसामंद साथी भी हैं। अब इसहाक डार को खजाने के बजाय वजारत खारजा दी गई तो कई हलकों ने इस तासुर को हवा दी कि मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। मगर क्या अब इसहाक डार की बतौर डेप्यूटी वजीर आजम के तैनाती के बाद भी ये कहा जा सकेगा कि इस सेटअप में नवाज शरीफ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसी मामले पर इसी ओहदे डेप्यूटी वजारत उज़्मा जो निकाली गई और दी गई, इसकी ख्वाहिश ज़रूरत क्यों पेश आई, किसे फ़ायदा है या किसे नुकसान है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और जैगम खान। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। नवाज शरीफ के बाएतमाद साथी इसहाक डार डेप्यूटी वजीर आजम, क्या नवाज शरीफ प्रॉक्सी के जरिए हुकूमती फैसला साजी में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में क्यों जरूरत पेश आई कि इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम होना चाहिए? असली बात तो मैं शेयर नहीं कर सकता, क्यों? मुनासिब ही नहीं है। अच्छा वो छोड़ दें। अच्छा ये सियासी नहीं, फैमिली पार्टी का फैमिली अफेयर है, नून लीग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ये तो हो गई एक निसाबी किताबी असूली बात। दूसरी जनरल सी बात है, जनरल वो फौज वाला नहीं, जनरल सी बात है। अच्छा कि भाइयों में बिरादरान यूसुफ भी होते हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी होता है। अगली बात ये कि भाइयों में बरादर खुर्द होता है और एक बरादर खुर्द बुर्द होता है, उससे भी चौकन्ना रहना चाहिए। आखिरी बात ये कि शरीका मेरा, आपका, अबसार साहब का या शहजाद साहब का या जैगम साहब का नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। चाहे हमारे दरमियान जितने मर्जी तल्ख ताल्लुक, हम शरीका नहीं हैं। शरीका होता है जो बाप के वर्से और माँ के दूध में या इक़्तिदार में शरीक हो। अब इसके इतने डायमेंशंस मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं, कोई एक हाथ तो मेरा ख्याल है पल्ले पड़ ही जाएगा। हसन निसार साहब, आपकी इस गुफ्तगू पर एक सवाल जहन में आता है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से नवाज शरीफ के राइट हैंड रहे हैं। 80-90 की दिहाई की सियासत से लेके अब तक की बात की जाए, जो सहूलतें भी मिली उसमें भी कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब का किरदार है। और वो भाई की हाँ और ना के बगैर अपनी हाँ और ना रखते नहीं है अवामी तौर पर, सियासी तौर पर। फिर भी इसकी जरूरत पड़ी होगी, ये जो आपने ऊपर बरादर खुर्द बुर्द और नजर रखना है जरूरी। बड़ी अच्छा हमारे यहाँ
हम चीज़ों को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से ट्रीट करते हैं। अपनी अपनी तरबियत होती है, अपनी अपनी तालीम होती है। देखें, बात सुने, ये बरादर कलाम, बड़ा भाई, झुक के जूतों को हाथ, ये सारा ठीक है, होता है, ख़ानदानी लोगों में होता है, ख़ानदानी लोगों में होता है। प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ वॉज अ पॉपुलर लीडर। अब he is no more a popular leader. He is as good, as bad as Nawaz Sharif himself. बारीक बात है, समझने में ज़रा वक्त लगेगा या वक्त आपको समझा देगा। अब नहीं, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखावे का बहुत ज़्यादा एहतराम था। हम हमारे भी रिश्तेदारियाँ ज़िंदगी में देखी हैं, अदब एहतराम सारा कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, प्रोटोकॉल से बहुत वाकिफ़ हैं रिश्तों में। दिखावे के लिए जुतियाँ जुबाड़ फलाना करना, वो था एक पॉपुलर आदमी के लिए, एक आदमी हु हैज लॉस्ट हिज ग्राउंड। बस ठीक है, बोथ आर इक्वल्स। ये पॉपुलर नहीं थे, वो पॉपुलर थे। अब दोनों दे आर एट पार, बस ठीक है। ठीक। अब और पाकिस्तान की कोई एक इंडस्ट्री बनाओ, एक इंडस्ट्री बताओ जिनमें स्प्लिट ना हुआ, तो इनके लिए तो ये भी इंडस्ट्री है। ठीक। उस सर्वे से लेकर मैं कितने ख़ानदानों को जानता हूँ। मैं लायलपुर का रहने वाला हूँ। अबसार साहब ने मुझे अभी लाहौर की एलीट में धकेला हुआ है। अबसार साहब खुद कूफे के रहने वाले हैं। ठीक हो गया, तो फिर एक लायलपुर से दूसरे लायलपुर तक चलते हैं। अबसार साहब, ये पॉपुलैरिटी की बात करके स्प्लिट की बात की है हसन साहब ने। एक हमारी इंतखाबी हरकियात भी हैं जो कहीं ना कहीं तब्दील होती दिखाई देती हैं। पाकिस्तानी नौजवान का जो तनासुब है, मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत है। 2024 में नून लीग की इंतखाब की कारकर्दगी हो, और फिर उसी तरीके से हम जब देखें कि ख़ानदान के लोग कहीं ना कहीं आगे पीछे और ज़रूरत पर पेश होती हो। कोई ज़रूरत थी इस डिप्टी वज़ीर आज़म की ओहदे की, जबकि आप वफाकी वज़ीर ख़ारिजा हैं, एक बड़ा ओहदा है जो अपने इख्तियार के साथ मौजूद है। क्या नून लीग पूरी शद्दोमद के साथ जो वोटर जिस बात पर खफा है, अपने आप को मजीद एक तंग पैसेज की तरफ ले जाना चाह रही, महदूद करना चाह रही है? देखिए, ये नतीजा तो हो सकता है महदूद हो जाए मज़ीद, जो आपने अभी बात की है इस फैसले की वजह से। लेकिन उनका मकसद तो ये नहीं होगा ना जो उन्होंने लगाया है। उनका मकसद तो कुछ और होगा, और उसका कुछ रोशनी हसन निसार साहब ने डाली है। और दूसरा ये कि एक और भी प्लेयर है ना इस सारी पावर गेम में, जिसका हम नाम नहीं ले रहे, तो उनके साथ भी मामलात कुछ देखने हैं कि किस तरह चलते हैं। क्योंकि जो हकीकत है, देखें, तनकीद हम करेंगे, तनकीद करना बड़ा आसान है, मज़ा भी आता है, लोग पसंद भी करते हैं, और रेटिंग भी थोड़ी ऊपर जाती है। तो इसलिए अभी आप जारी रखें ये इसहाक डार साहब का। मैंने वैसे ही बताया, हफ्ते में 15 दिन में एक बार तो इसहाक डार बैशिंग होनी होती है। और दायरे रिश्तेदारियाँ अगर हैं तो फिर रिश्तेदारों को भी तो ख्याल करना चाहिए ना कि वो कहाँ तक एम्बैरसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये है कि जो हुकूमत है इस वक्त, वो सबको पता है कि हुकूमत नहीं है और उनके पल्ले कुछ नहीं है, और वो कुछ नहीं कर पाए, और वो कुछ नहीं कर पा रहे, और क्या वो कुछ कर पाएंगे, ये क्वेश्चन है। और मकबूलियत जो है वो फिर ज़ाहिर है इसी चीज़ से ऊपर नीचे जाती है ना कि अवाम के लिए आपने क्या किया। अगर अवाम के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर तो ज़ाहिर है मकबूलियत तो और ख़राब होगी। और जो इस दफ़ा इंतखाबात में तो जिस तरीके से धक्का वगैरह लगा के वो हो गया सब कुछ, अगली दफ़ा शायद ये भी ना हो पाए। तो सियासी जमातों को और उनके कायदीन को ये चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं। ये जो आपने अभी बोला, जो हुकूमत है वो नहीं है, अगर जो हुकूमत है वो नहीं है तो ये डिप्टी वजीर आज़म की ज़रूरत क्यों है मुस्लिम लीग नून को? बस जब हुकूमत ना हो, जब पावर ना हो, तो फिर मैं भी देखे ना, घर नहीं दाने तो मैं अपने नाम के साथ चौधरी लगवा लूँ तो मैं चौधरी बन तो नहीं जाऊँगा ना। बात है कि मेरा दिल करता है मैं चौधरी लिखवाऊँ, लोग मुझे चौधरी समझें, ये ख्वाहिश तो है, लेकिन वो खाली नाम लिखवाने से नहीं आती। नहीं, अफसर साहब मैं समझ नहीं ना पा रही, विफाकी वजीर होना अपने अंदर बहुत इख्तियार रखता है, वो ओहदा इख्तियार रखता है, इस ओहदे के साथ इख्तियार भी नहीं है। अब से समझ से बाहर है कि इख्तियार भी नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या इससे तारीफ मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी मुस्लिम लीग नून को, वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? एक्चुअली तो परफॉर्म करने आए ना। देखिए, इख्तियार वजीर खारजा के पास क्या था, चलें आप इसी तरह बात कर लें।
डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार नहीं है, ये आप कह रही हैं, मैं मानता हूँ। मैं तो पर और कॉन्स्टिट्यूशन माजी की बात आपने कर रही हूँ। मिसालें दी तो भी जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं, सही बात कर रही हैं आप। मैं तो ये आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि आज हफ्ते के पहले दिन ही आपने सही बात कर ली। अब अगला महीना आराम से गुजरेगा आपका। तो वो बात तो ठीक है कि इख्तियार नहीं है, लेकिन मेरा सवाल अगला ये है कि क्या वज़ीर ख़ारजा के पास इख्तियार है इस मुल्क में? क्या वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है? क्या वज़ीर ख़ज़ाना के पास इख्तियार है? वज़ीर दाखिला के पास इख्तियार है? तो वज़ीर दिफ़ा मुझे भूल गए, हाँ, उनके पास सर ये इख्तियार बताया नहीं है, हुकूमत में बैठे सब वज़ीर आज़म और वज़रा कहते हैं हमारे पास भरपूर इख्तियार है, जिस दिन रुखसत होते हैं उसके बाद बताते हैं इख्तियार नहीं। तो फिलहाल तो शहबाज साहब भरपूर इख्तियार के साथ मौजूद हैं, दौरे पे दौरा कर रहे हैं, वेलकम पे वेलकम कर रहे हैं, फैसला साज हैं इस वक्त मुल्क के। बस वो दौरे पे दौरा करना, वेलकम पे वेलकम करना, ये चीज़ें वो क्या है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो बस लहू गर्म रहता है, इससे वज़ीर-ए-आज़म साहब का तो करते रहे, मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो मतलब एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे मुझे तकलीफ़ हैं, जो तकालीफ़ हैं बल्कि उन पे है, जिसमें आप देख लें कि बिजली के बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और लोगों ने अपने पैसे खर्च करके सोलर लगवाने शुरू किए। तो क्या बात छेड़ दी आपने, ये भी एक मौजू है। और वो भी कह रहे हैं कि लगवाते हैं, क्लीन ग्रीन का हमें हुक्म देते हैं और फिर कहते हैं इस पे भी जुर्माने लगाओ कि क्यों क्लीन एंड ग्रीन की तरफ वही जाते कह हैं। रहा हूँ ना, मेरे लिए तो दिल के करीब वो मामला है, आपके लिए सागदार है तो वो करें आप। मैं तो समझता हूँ कि इतनी बड़ा धोखा नहीं सर, वो भी मामला है। इस हुकूमत की प्रायोरिटीज ये है कि डिप्टी वजीर आजम लगाना जरूरी है, अवाम के मसले हल करना जरूरी नहीं है। ये डिप्टी वजीर आजम बनाना बहुत जरूरी है। फिर ये कहते हैं इख्तियार हमारे पास नहीं है, ओहदे बांटने का तो सारा इख्तियार है। हम अगले सेगमेंट में यकीनन अवामी इशू पे बात कर रहे हैं। देखें, नहीं आयशा, ये बात आपका फ़र्ज़ है कि आप भी और आपके साथ जितने दानिश्वर बैठे हैं मेरे अलावा, वो कौम को ये बताएं कि ये ओहदे बांटने को इख्तियार नहीं है। ये बात लोगों को बताना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही। ये कोई इख्तियार नहीं है, ये शोशा है। असल इख्तियार वही है जो मैंने आपको कहा है, ठीक हो गया, कि सोलर पैनल्स पे क्यों टैक्स लगाने की बात भी क्यों हुई और उसकी नेट मीटरिंग के रेट बदलने की बात क्यों। क्योंकि जो लोग प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो इतने ताकतवर हैं, उनके ऐसे ऐसी जगहों पे ताल्लुकात हैं कि उनको बचाने के लिए इस हुकूमत के पास बस इसी तरह के काम करने के। ठीक हो गया, बड़ा वैलिड सवाल उठाया है क्योंकि विजन इस शोशा का है ना, आवाम को डिलीवर करने का नहीं है। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं शहजाद साहब, आवाम को डिलीवर करने का इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। विजन ही नहीं है, इनके पास इख्तियार ये है कि गार्ड ऑफ ऑनर लें, बाहर से मेहमान आए उसको इस्तकबाल करें, उसकी मीटिंग अरेंज करवाएं। दे आर फिक्सर्स मोर देन अ गवर्नमेंट, दे आर फिक्सर्स। वेरी ट्रू। शहजाद साहब, बहुत से अहम हल्के ये पहले से खबरें मौजूद थी कि इसहाक डार जो कि वजारत ख़जाना पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, शौकीन थे, वो उनको नहीं मिलेगा। इस बार वज़ीर ख़ारजा बनाया गया और अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। क्या इस तकर्रुरी के ज़रिए नवाज शरीफ ने अहम हल्कों को पैगाम दिया? अच्छा, मैं आता हूँ आपके सवाल पे। वो असल में लाइलपुरियों के साथ पंगा लेना कोई आसान या सौखा काम नहीं है, बट फिर वो गुजराती क्या जो पंगा ना ले। सही हो गया तो और ख़ास तौर पे चूँकि हसन निसार साहब आप लाइलपुरी इतने बड़े लाइलपुरी हैं कि मैं कोई बात करते हुए ज़रा डरता हूँ। असल में वो अफसार साहब कह रहे हैं ना कि चौधरी लगवाने से आप चौधरी बन नहीं जाते, तो वो ये है कि भाई लाइलपुरी तो चौधरी बन ही नहीं सकता। वो तो अपने साथ वो राना हो सकता है, चौधरी नहीं बन सकता। अब इससे आगे मैं नहीं आगे मेरा शहजाद साहब आपकी तरफ इशारा नहीं था, मुझे तो याद भी नहीं था कि आपके नाम के साथ चौधरी लगा है। अच्छा मैंने खुदा दी कसम मैं भी आएगा खुदा दी कसम मैं भी आएगा। अच्छा, लेकिन थैंक यू। लाइलपुरी से डरे हम, तो हम लाइलपुरी गुजरातियों से डरते हैं, ट्रेन गुजरती है गुजरात से, तो हम लोग अपने जूते छुपा लेते थे। दानिया दी रोड होती है, दाने होण ते फिर चौधरी बन। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। चलो दूसरी चीज ये है कि आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी हाँ जी। अच्छा, दूसरी तरफ सवाल आपके सवाल की तरफ देखिए, आपका मेरे ख्याल में हसन साहब की सारी बातों से मैं मुकम्मल तौर पे एंडोर्स करते हुए नतीजा जरा मुख्तलिफ निकालना चाहता हूँ इनकी इजाजत से। मेरा नतीजा ये है कि उनकी बातें सारी वही तौजीहात, वो वजूहात जो उन्होंने दी, लेकिन मेरी नज़र में मुकम्मल तौर पर एक सियासी कदम है। अब किस किस्म की सियासत है, कैसी सियासत है, ये दूसरी बात है, लेकिन है अपने तौर पर जब फैसला किया गया तो ये सियासी फैसला किया है। कहीं हमारे दिमागों में ये चीज़ बैठी हुई है कि मुज़ाहमत बड़ी मकबूल होती है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और ख़ास तौर पे इमरान खान का मिसाल दी जाती है कि देखो जी खड़ा हुआ है, कितना मकबूल हो गया है, क्या पॉपुलैरिटी है। अच्छा, वो ये नहीं देखते कि अर्दवान को क्या करना पड़ा मकबूलियत हासिल करने के लिए, वो क्या वो फिर हल्का फुल्का थोड़ा सा कम मकबूल हो रहा है, या फॉर दैट मैटर
सिंगापुर के अंदर उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बचाया कि जो मलेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, इन लोगों के जो हाल हुए थे वो मलेशिया का हाल ना हो। अगर ये उस सबक को सीख जाते तो फिर इनको ये समझ आ जाती कि ये एक माशी तरक्की, पहले अपने आप को साबित करना पड़ता है, इससे पहले कि आप मुजामत का इस किस्म का एक छोटा, जिसे कहते हैं कि एक बिल्कुल ही एक हरबा इस्तेमाल करें जो कि आपने इस्तेमाल किया। ये मुजामत का इस्तारा है, जिस किस्म की PMLN रह गई है ना, उस PMLN की तरफ से ये मुजामत का इस्तारा है कि असी की समझना लो जी, असी तुसी जे नहीं बनाना चाहते थे, हियर इट इज, हमने इसहाक डार को बना दिया डिप्टी वज़ीर आज़म, और अब ये औरंगजेब खान को कंट्रोल करेगा। दूसरी वजह मईशत का नशा भी हो सकता है। ये मईशत को काबू और मैनेज करने का जो नशा है, जो पिछले पता नहीं 15-20 साल दफा से इसहाक डार साहब निभा रहे हैं, ये वो उनसे अंदर से नहीं जाता। तो औरंगजेब खान को काबू करने का, और तीसरी बात, ये मोहसिन नकवी और औरंगजेब खान और शायद कोई एक आध और भी हो, उनको काबू करने के लिए क्या जरूरत है डिप्टी वज़ीर आज़म, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के अंदर तो वो समझते हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इसलिए साडा बंदा आएगा तो वो साडे बंदे की तलाश में इसहाक डार साहब पहुंचे हों। चौथी बात, वो बड़े पते की बात की, खानदानी असर रसूख की। खानदानों के अंदर मामलात किसी के, आज शहबाज शरीफ अपने कद से और छोटा हो चुका हुआ है। नवाज शरीफ ने यह साबित कर दिया कि जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं डिप्टी वज़ीर आज़म भी बना सकता हूं और उसको बनाऊंगा जो मेरा। अब अकरबा परवीश शर्री आप छोड़ दें, ये सारे नारे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये खानदानी रकाबत है, मुसाबकत है जो कि आपको नजर आ रही है, और उससे एक मैनेज करने के, कंट्रोल करने की पोजीशन है। शहबाज शरीफ जो अगर वज़ीर आज़म किसी तरीके से था भी, आज उससे आधा भी नहीं रह गया आफ्टर दिस डिसीजन। वो कैसे उसने इसको जाने दिया, उसका एक मिसाल आपको हमें दी हसन साहब ने कि छोटा भाई क्या कुछ कर सकता है और दिखाने के काम। और चौथा फाइनल एक पॉइंट बोलूं, चीन से जब आप दौरा करके आते हैं ना, तो कई दफा चीन से ऐसे अहकामात भी अपनी मर्जी के करवा लेते हैं, ये नहीं कि वो दे देते हैं, करवा लेते हैं, जो कि फिर पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा किसी किस्म का उसको रिफ्यूज नहीं कर पाता। तो ये जो पिछले दिनों चीन का दौरा करके आए, कहीं वहीं से तो कोई स्पीड किस्म की और एडिशनल स्पीड तो नहीं लेके आगे साथ कि जी साडा बंदा लगवाओगे तो CPEC भी चलेगा, पाकिस्तान को सब कुछ मिलेगा भी। तो मुझे लगता है इस सब की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, और इनमें से एक या दो वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन मुजामत का जितनी PMLN रह गई है ना, उसमें इसी किस्म की मुजामत के इशारे मिल सकते हैं। मैं अगर आपकी गुफ्तगू कंक्लूड करूं तो मैं एक सवाल रख रही हूं, अगर आप उसको क्लियर कर दें कि क्या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के जरिए, नवाज शरीफ इसहाक डार के जरिए शहबाज शरीफ साहब पर नजर रखना चाह रहे हैं, या फिर इसहाक डार एक बाइख्तियार वजीर आजम के तौर पर उभरना चाहेंगे, डिप्टी वजीर आजम के तौर पर सामने आएंगे, ऐसा रोल प्ले करेंगे? किस हद तक की मुजाहिमत होगी इसमें? देख, अना तो अपनी हर बंदे की होती है ना। इसहाक डार साहब की अना तो बड़ी, मतलब जाहिर है कि रह के इतने इंपॉर्टेंट हो, वैसे प्रैक्टिकली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, क्या प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर थे पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब के, जब वो कोई 100 पता नहीं 80 दिन के कितने दिन उन्होंने कितने दौरे, 100 दौरे किए बाहर के, और कितने शायद 1 साल के लगभग वो उनका स्टे था बाहर का नवाज शरीफ, तो पीछे से इसहाक डार ही चलाते थे ना। अब वहां से उठा के आप फॉरेन ऑफिस के एक दफ्तर में उनको आप बंद करके रख दें, तो इसका क्या मतलब होगा? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक तो ये वजह बनती है, और दूसरी वजह वो ये नहीं कह रहे कि उसके ऊपर नजर रखना चाहते हैं, वो he wants to put him back into his feet, अपने शूज के अंदर वापस बंद करना चाहते हैं कि भाई तेरे इन्ना को कदम बढ़ देने, इतना तेरे जूते का साइज है, उसके अंदर वापस चला जा, एंड आई विल टेल यू कि किस तरीके से चलें। और साथ ही साथ राना सना की ये बात याद रखें, एक और लालपुरी आ गया, राना सना की ये बात याद रखें, वो बार बार कह रहे हैं कि उनको सदर होना चाहिए, वापस सदर का होता, तो ये भी एक ऐसी अंडर करंट है जो चल रही है PMLN के अंदर मेरी नजर में, जिसके सारे असरात आप देख रहे हैं। ठीक हो गया जी। सदर मुस्लिम लीग नून और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, ये कितनी अहमियत इन दो फैसलों की अपनी जगह आने वाले दिनों में बताएंगे हमें। ज़ैगम साहब, पीपल्स पार्टी की मजबूरी थी उस वक्त परवेज इलाही को नायब वज़ीर आज़म बनाना। अब हम नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब को अगर एक तरफ रखें, शहबाज शरीफ किस सियासी मजबूरी के तहत ये अपने साथ डिप्टी वज़ीर आज़म को रख रहे हैं या रखना चाह रहे हैं? ये शहबाज शरीफ का तो फैसला ही नहीं है, तो मियां नवाज शरीफ का फैसला है। और मुझे ये महसूस होता है कि ये कंपनी नहीं चल सकती, क्योंकि ये कंपनी चलना नहीं चाहती। अब देखिए, हमारे पैनल में एयर मार्शल साहब बैठे हैं, बड़े नामी गिरामी काबिल अफसर रहे हैं, लीडर रहे हैं। अगर मैं इनसे पूछूं कि इस वक्त की पाकिस्तान की एयरफोर्स में इनका कितना अमल दखल है, तो मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं, ये कहेंगे 0। और पाकिस्तान के किसी भी रिटायर्ड एयर मार्शल का इस वक्त एयरफोर्स में कोई दखल नहीं होगा। यही कुछ आर्मी में होता है। क्यों? कि जब कोई लीडर बाहर बैठा होता है, बाहर चला जाता है, और जब वो इंस्टीट्यूशन में इंटरफियर करता है तो वो इंस्टीट्यूशन को दबो देता है। इसलिए कोई इंस्टीट्यूशन जो चलना चाहे वो अफोर्ड नहीं कर सकता।
नवाज शरीफ साहब वो कर रहे हैं जो सिर्फ 1 साल पहले कर चुके हैं, और वो करके अपनी पार्टी को भी डबो चुके हैं और पाकिस्तान की मईशत को भी डबो चुके हैं, और वही काम वो दोबारा करने जा रहे हैं। आपको याद है सितंबर 2022 में क्या था? पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा चुका था, मईशत संभाल चुका था, और इन्होंने ये वायसराय जो है ये भेजा था लंदन में पाकिस्तान डार साहब को। और फिर क्या हुआ था? दैट इज हिस्ट्री। जून तक पाकिस्तान प्रैक्टिकली डिफॉल्ट कर चुका था। हर इंडिकेटर हमारा, हर इशारिया हमारा डिफॉल्ट को छू चुका था, और शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी के लेवल पे बन के खुद IMF के आगे हाथ जोड़ के एक आर्जी कर्जा लेके मुल्क को बचाया। पिछला IMF का प्रोग्राम फेल हो गया, इसलिए कि सागदार साहब कहते थे आई डोंट केयर। तो इस मुल्क की तो परवाह होनी चाहिए थी ना। और हमारे दोस्त कहते हैं सागदार की बैशिंग, किधर गई बैशिंग भाई? मैं आपको याद दिलाता हूं, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। उससे एक दिन बाद आपको पता चला कि $13 बिलियन पाकिस्तानियों ने, गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में रखे थे, वो गुलटम हो चुके थे, गायब हो चुके थे, पता नहीं किधर थे। कारनामा है। 2013 में आए, 2017 तक इतना बड़ा तिजारती खसारा हुआ, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई, आपकी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ी कि $20 बिलियन का डेफिसिट हुआ। वो बहरान है जो इस वक्त चल रहा है। और फिर 16 महीने की जो हुकूमत में हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं। उस वक्त जब वो आए बिल्कुल ठीक, उस वक्त भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, या बल्कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो पैरेलल प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक मुतवाजी हुकूमत बना ली थी। शहबाज शरीफ साहब से बिल्कुल वो ऑर्डर नहीं लेते थे, अपनी मर्जी पर चलते थे। और जब एक हुकूमत में 2 हुकूमतें हों तो फिर वही हशर होता है जो पिछली PDM की हुकूमत का हुआ था। तो आप ये कह रहे हैं कि जो PDM कर चुकी है वही रिपीट करना चाह रहे हैं सर? सिर्फ शोशा के लिए रिपीट करना चाह रहे हैं, किसी विजन के नीचे रिपीट करना चाह रहे हैं? उससे ज्यादा जी, उससे ज्यादा बुरा होने जा रहा है, क्योंकि वही कुछ कर रहे हैं। ये तो पागलपन होता है ना, एक ही बात आप दोबारा करें और कहें कि अब जो है वो रिजल्ट मुख्तलिफ हो जाएगा। भाई कैसे मुख्तलिफ हो जाएगा? आप इस मुल्क को नई लीडरशिप ही नहीं दे सकते। इजमा है पाकिस्तान के और दुनिया के इकोनॉमिस्ट में, पाकिस्तान के किसी इकोनॉमिस्ट जिसकी कोई जरा भी टके की वैल्यू है, आप फोन घुमाएं और पूछें कि 16 महीने में क्या हुआ था, इकोनॉमी को किसने डबोया था, आपको वही जवाब मिलेगा। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कुछ भी हो ये बंदा नहीं बनेगा। जिस बंदे ने ये किया हो उसको तो नजदीक भी नहीं लगने देना चाहिए हुकूमत के। अकरबा परवरी है ना भाई, ठीक, भाई ना सही समधी सही, दोनों में अकरबा परवरी होती है ना। आपने सिर्फ उसका दिल रखने के लिए साहब वैसे अजीब बात करें, भाई से ज्यादा भी कोई करीब होगा। अब हमारा बंदा ही देखना है बकौल ऊपर। जी मैं उस पर भी आता हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। आपने कभी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को सुना है, जयशंकर को? जयशंकर की CV देखी है? जरा तसव्वुर कीजिए कि जयशंकर और इसहाक डार आपस में डिप्लोमेटिक गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे तो ये तसव्वुर करके भी झुरझुरी आ जाती है। ये हमारा लेवल हो गया है। दर्जनों आपके पास मौजूद हैं, एक से एक अच्छा डिप्लोमेट मौजूद है। वो लोग मौजूद है जो डिलीवर कर चुके हैं, ठीक, लेकिन अकरबा परवरी है ना, गाजरे नहीं है, मूलियां हैं। जो कहा गया अख्तियार नहीं है, ठीक है, नहीं है, गाजरे नहीं है, मूलियां हैं। खाएंगे घर वाले, खाएगी बिरादरी, खाएगा लाहौर, खाएंगे 6 जिले के 30 लोग। ठीक है, गैरों ने खा लिया तो हैजे की वबा फैल जाएगी। यही अकरबा परवरी है ना। देखिए ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, हाँ जी, ये लुच तलने का और खिलवाड़ करने का लाइसेंस ठीक है साहब। पूरी गवर्नेंस से उलट जाएगी, ठीक है, मईशत खराब होगी और लाजमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा पैदा होगा। उसके लिए स्टेज सेट कर दिया गया है। अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे।
जैगम साहब तनकीद कर रहे हैं इस फैसले के ऊपर, और साथ ही साथ ऊपर बात हुई साडा बंदा वजीर आजम जो है वो बहुत से इस्लाहात की बात कर रहे हैं, तो सोचने की जरूरत यह है कि मेरिट पर भी थोड़ा काम करें जब आप इतनी इस्लाहात आवाम को कन्वे कर रहे हैं कि करना चाह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब में गंदम की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी, किसान लाहौर में आज और अब भी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, आखिर मसला और जिम्मेदार कौन है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में रवां साल गंदम की बम्पर फसल के बावजूद इस वक्त सूबे भर में किसान सरापा एहतजाज हैं। गुज़िश्ता बरस मुल्क भर में गंदम की खरीदारी का हदफ 78 लाख टन था, जबकि इस साल यह हदफ करीबन आधा यानी 44 लाख टन कर दिया गया। पंजाब में पिछले साल 45 लाख टन गंदम खरीदने के हदफ की निस्बत रवां बरस हुकूमत ने महज 20 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला किया है। सिंध में 14 लाख के बजाय 10 लाख टन और बलोचिस्तान में 1 लाख टन के बजाय महज 50,000 टन का नया हदफ रखा गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस साल गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की गई, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100 रुपए कम है। फसल पक चुकी है, बेशतर इलाकों में कट भी चुकी है, मौसम भी खराब है, बारिशें भी हो रही हैं। किसान गंदम लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर हुकूमत अपनी ही मुकर्रर की गई कीमत पर गंदम खरीदने को तैयार नहीं। आड़ती और फ्लावर मिल सिर्फ 2500 से 2800 रुपए फी मन अदा करके किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के मुताबिक सरकारी गोदामों में 26 लाख मैट्रिक टन गंदम का स्टॉक पहले ही मौजूद है, जो निगरान हुकूमत ने दरामद कर रखी है। हमारे गोदामों में गंदम रखने की मजीद जगह मौजूद नहीं। हुकूमत जो गंदम खरीदेगी वो भी जगह किराए पर लेकर रखेगी। आधी गंदम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सारी गंदम खरीदी तो हुकूमत को 500 अरब रुपए तक का नुकसान होगा। उधर वजारत पैदावार के मुताबिक गुज़िश्ता साल बिला वजह वाफिर मिकदार में दरामद शुदा गंदम हालिया बहरान की वजह बनी है। किसानों से मजीद गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 40 लाख टन गंदम खरीदी, जिसके लिए पंजाब बैंक से 400 अरब रुपए कर्जा लिया गया। ज़राए के मुताबिक गैर जरूरी गंदम दरामद करके प्राइवेट सेक्टर को नवाजा गया। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से कौमी खजाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। हमारी निसाब की किताबों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों से तसलसल के साथ मुल्क में गंदम और आटे का बहरान पैदा हो रहा है। पहले ये बहरान गंदम और आटा ना मिलने या महंगा मिलने की सूरत में होता था, जबकि इस बार ये बहरान गैर ज़रूरी और बिला वजह बाहर से गंदम की खरीदारी की वजह से पैदा हुआ है। एक ज़राई मुल्क का किसान लाखों टन गंदम पैदा करके बैठा है, मगर खरीदार कोई नहीं है। इस सारे मामले पर बहुत से सवालात खड़े होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि गैर जरूरी और बिला वजह गंदम क्यों इंपोर्ट की गई, किसने इंपोर्ट की, किस फैसले की बुनियाद पर इंपोर्ट की। गंदम दरामद करके मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाकर किसको फायदा पहुंचाया गया। हुकूमत ने हदफ गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल आधा क्यों किया। कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कीमत कम क्यों रखी गई। इस मौजूदा बहरान का जिम्मेदार कौन है, इसका तयन होना तो अभी बाकी है, मगर ये बात तो तय है कि हमारी तरजीहात में मुल्की मफाद, किसान और अवाम की बेहतरी कहीं भी शामिल नहीं है। इसी मामले पर अवाम क्या कह रहे हैं ये तो आपके सामने और आपको हम दिखा भी रहे हैं, मगर पैनल क्या राय रखता है, हम यहाँ तक पहुंचे क्यों हैं, क्या ये अब की बार की ही बात है? सवाल रखेंगे इस तरह से, कभी गंदम की किल्लत, कभी जरूरत से ज्यादा गंदम। बम्पर क्रॉप के बावजूद 40 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद। किसान सरापा एहतजाज, बहरान का जिम्मेदार कौन, निगरान या मौजूदा हुकूमत? हसन निसार साहब, ज़राई मुल्क हैं, कितने साल आज़ादी को हो गए, अब तो सवाल करते हुए खुद शर्म आती है। ना हमारी तरजीहात सही हैं, ना हमारे अंदाजे सही हैं, हमें ये पता नहीं कि हम कितनी फसल पैदा कर रहे हैं, कितनी ज़रूरत है, कब इंपोर्ट करनी है, कब एक्सपोर्ट करनी है। लेकिन बात सुने, ये 10-15 जुमलों पे मुल्क चल रहा है। मिली नगमी सोनी धरती, हम जरी मुल्क हैं, रीढ़ की हड्डी है, खेत सबा है, आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। जबकि तस्वीरें मुझे याद हैं, 2 हाथ मिले हुए हैं, एक हाथ के ऊपर अमेरिकन फ्लैग है, उसके कफ के ऊपर कोट का पता नहीं वो क्या हिस्सा होता है, मैं काफ़ी कह रहा हूँ, एक पे पाकिस्तानी झंडा था। उनकी खैरात पे पलते रहे। फिर उन्होंने मैक्सी पाक या पता नहीं क्या कोई इस तरह का कोई था कि इनका किधर एग्रीकल्चर मुल्क। याद रखना, एग्रीकल्चर का लफ्ज़ डिक्शनरी से खारिज हो चुका है। इट इज़ ईदर एग्री इंडस्ट्री और एग्री बिजनेस। 76 साल बाद हम फलाने, ये साथ है पड़ोस,
वो तो दावा करें कोई इस तरह का, बड़क मारें, ये साथ बॉर्डरों पार मैंने एक एक इंच फेरा हुआ है खुद ड्राइव करके। देखो जाके वहां पता लगे आपको एग्रीकल्चर, ये क्या एग्रीकल्चर नाम की चीज दुनिया में खत्म हो चुकी है। इट इज ईदर एग्री इंडस्ट्री और एग्री बिजनेस। ये तो लूट मार, देखो बात सुनो, सब नैले पे दैले हैं, निगरानी है, ये कौन से हैं? ध्यानदारी से बताएं जरा, ये निगरानी है नहीं। इससे पहले जो पीडीएमई थे वो क्या थे? निगरानी है। यार इनके दरमियान सिर्फ कैंचियों के साइज का फर्क है, इनके जबड़ों का फर्क है, सूटों की सिलाई का फर्क है। निगरानियों के पास टाइम कम था, मुकाबला सख्त था, उन्होंने आओ देखा ना तो। हालांकि इट डजंट टेक मोर देन 72 आवर्स टू नो के क्रॉप किस पोजीशन में। खत्म, माल बनाया, पर्चे उतारे, वो खत्म है। अब ये इसी तरह ही है। हम एग्रीकल्चर कब थे? एग्रीकल्चर मुझे बताओ आप। चंद साल पहले एक ग्रुप है यहाँ, मैं जानता हूँ उनको जाती तौर पे, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत नोन ग्रुप है, उन्होंने ऑलिव्स वगैरह ये वो शुरू किए। पहले मरे हुए थे, तो पाकिस्तान में ऑलिव्स हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स टकरे टुकरे मारते हैं। बाकी हुकूमती सतह पे तो यहाँ सवाए चंडू खानों के और है ही कुछ नहीं। ठीक, अयूब खान के ज़माने में रेडियो शेडियों के ऊपर बचा था मैं, तो अच्छा लगा मुझे। वो जाली बहुत कंपलसरी थी, तो मेरा ख्याल है 1.5 2 years डिसअपीयर्ड। एक ज़माने में घोड़े के दुम के नीचे भी रखते थे, जैसे वो ये इंटरलॉकन वगैरह स्विट्जरलैंड में होता है, बगियों में घोड़ों के पीछे, कि वो लीद लूद ना गिरे। तो ये वो क्या औकात है? बातें शातें। ठीक, एग्रीकल्चर मुल्क है तो ज़रई मुल्क है तो रीढ़ की हड्डी, वेयर इज योर रीढ़ की हड्डी? लीजिए सही हो गया। को केचवे बाहर जाएं, केचवे अवाम का सामना हो, कोबरे कौन है? सही है। चलें। जैगम साहब, पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने में ताखीर कर रही है, खुद ऐलान किया, खुद उसकी 3900 रुपए मन के हिसाब से कीमत मुकर्रर की। अब कहते हैं कम खरीदेंगे। अभी शुजाउर रहमान साहब का आज का स्टेटमेंट है कि अभी फैसला ही नहीं हुआ हमने कितनी खरीदनी है। किसान सड़कों पर है, धरने का ऐलान कर रहा है, लाहौर में एहतजाज हो रहा है। ये गंदम इंपोर्ट क्यों की गई? और खुद मरियम नवाज ने जब वजीर आला बनी कहा करप्शन रेड लाइन होगी, क्या वो इस मामले पर ही मंतकी अंजाम पर पहुंचाएंगी, सामने लाएंगी कि किसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि हमारा जो मसला है वो इकानमी नहीं है, वो पॉलिटिकल इकानमी। अब आप मुझे बताइए, अगर गंदम फसल फेल होती है, किसान का तो कबाड़ा हो गया, हो चुका, हुक्मरानों का कितना एक नुकसान है? कुछ भी नहीं। आपको मालूम है अगले साल कितना गन्ना काश्त होगा और गन्ना कितना सस्ता होगा? आपको घास फूस के रेट पर मिलेगा, और जब गन्ना घास फूस के रेट पर मिलेगा तो हुक्मरान कितना माल बनाएंगे और पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी परवान चढ़ेगी। तो किसके स्टेक्स किधर हैं? किसको कितना फायदा है? किसान की औकात क्या है? वो इकबाल ने कहा था ना कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। ये तो एक ऐसा मुल्क है जहां किसान की कोई जगह ही नहीं है। ये तो दुकानदारों का मुल्क है, आड़तियों का मुल्क है, समगदरों का मुल्क है, ये सरकारी मुलाजमों का मुल्क है। ये ज़रई अजनास पैदा करने वालों का मुल्क नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग करने वालों का मुल्क भी नहीं है, ये पढ़ने लिखने इल्म पैदा करने वालों का मुल्क भी नहीं है। ये रेंट सीकर्स का मुल्क बन गया है, दूसरों की कमाइयों पर पलने वाले, दूसरों की मेहनत पर पलने वाले। और किसान तो बेचारा वो है जिसने अपनी जिंदगी दे के अपने आप को बर्बाद करके इन क्लासों को पालना है। उसकी हर फसल से इन्होंने फायदा उठाना है, उसकी फसल की कीमत को क्रैश करके फायदा उठाना है। अभी जो कुछ किया गया, अब आप देखिए, ये तो कोई फर्क ही नहीं बनता ना। निगरान हुकूमत और ये हुकूमत, बिल्कुल ठीक कहा हसन निसार साहब ने, निगरान हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फर्क है? निगरान हुकूमत तो इसी हुकूमत की एक्सटेंशन थी। जो पीडीएम की हुकूमत है और मौजूदा हुकूमत है, उसके दरमियान में जो निगरान हुकूमत थी वो तो सिर्फ एक कलई का टांका था ना, एक ही चीज है। और कोई इनकी दिलचस्पी इसमें नहीं है। कीमत को क्रैश किया जाता है। कभी चीनी की कीमत बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट की जाती है टाइमिंग पर, कभी इंपोर्ट की जाती है ऐसे वक्त पे कि जो किसान की फसल है वो क्रैश हो जाए। किसान जब बर्बाद हुआ है तो आपको पता है आड़तियों ने कितना माल बनाया है, फ्लावर मिलों ने कितना माल बनाया और पूरा साल बनाएंगे।
80% तो बिक चुकी ना गंदम। और फ्लावर मिल में कौन है, किसकी फ्लावर मिले हैं, किसके डोनर है फ्लावर मिल वाले? किसान से तो एक एक कदम पे उसका इस्तेसाल करके, वो गरीब है लेकिन क्योंकि 7-8 करोड़ हैं, तो 7-8 करोड़ का अगर इस्तेसाल करें तो हजारों लोग तो अरबपति बन सकते हैं ना। ये वो गेम है जो मुसलसल चल रही है। कभी इस चीज की तहकीक नहीं होगी कि ऐसे वक्त में इतनी बड़ी मिकदार जिसमें धोखा, गलती, गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, इतने मिलियन टन का भी धोखा हो सकता है, इतनी गलत भी कैलकुलेशन हो सकती है। कैलकुलेशन की गलती की भी कोई हिसाब होता है ना। पाकिस्तान की आबादी अब 22 की जगह 24 करोड़ गिन लेंगे ना, 60 करोड़ तो कोई नहीं गिन सकता। फसल का हिसाब एक हद तक गलत हो सकता है ना। अफगानिस्तान की स्मगलिंग का 1 लाख 2 लाख का हिसाब हो सकता है। तो पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो मखसूस मफादात के लोग हैं, वो जानबूझ के करते हैं। हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहा है, उसमें नंबर 1 रोल ज़राअत का होगा। हल क्या निकाला गया है कि जमीनें गैर मुल्कियों को बेच दो, ठीक हो गया, उससे मुल्क में ज़राअत ज़रूरी इनकलाब आ जाएगा। आप तस्वुर कीजिए, दुरुस्त। जो अनाज उगाते हैं उनको बर्बाद कर दो और बाहर से ले आओ। अभी तो 1.5 बिलियन का भी आप हिसाब लगा रहे हैं। अगले साल गंदम की फसल क्रैश कर जाएगी। कौन उगाएगा गंदम अगले साल? फिर आप $3 बिलियन की गंदम उगाएंगे। अभी आपने $1.5 बिलियन गैर मुल्की काश्तकार को दिया, अपने काश्तकार को आपने कहा 500 अरब रुपया कहां से आएगा? $1.5 बिलियन अपने काश्तकार के लिए नहीं है, गैर मुल्की काश्तकार को दे चुके हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। और अगले साल फिर $3 बिलियन देंगे। ठीक है जैगम साहब, एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन बहुत ही अहम सवाल है कि कदर गैर जिम्मेदाराना रवैये क्यों है? 25 करोड़ अवाम फूड बास्केट ही तरजीह नहीं है, हर बार गलत वक्त पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट और किसान का इस्तेसाल। कब हुकूमतें जागेंगी या समझेंगी, या नियत ही नहीं? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं किसान के इस्तेसाल की, जिससे अवाम जुड़ी है, मुल्क की फूड बास्केट जुड़ी है। शहजाद साहब, कभी आटे का बहरान, कभी गंदम का बहरान, कभी चीनी का बहरान, ये हमारा किसान हर वक्त दरबदर है। फिर हम ज़राअत की इतनी बात करते हैं, ज़रूरी पॉलिसी नाकाम क्यों है हमारे यहाँ, या है ही नहीं? कभी खाद का बहरान, कभी सीमेंट का बहरान। हम असल में बहरान क्रिएट करने के माहिर हैं। अच्छा। ये जो हमारा मिडिल मैन है ना, ये थ्राइव करता है, ये बिल्कुल एक अफजाइश मिलती है, इसको नमू पाता है किसी भी क्राइसिस के अंदर। वो जरदारी साहब कहते होते हैं ना कि इन एवरी क्राइसिस देयर इज पॉसिबिलिटी और एडवांसमेंट, और वो ढूंढते हैं हर इस मौके को इस तरह की चीजों के अंदर। तो ये है हमारा असल जो हमारा अकीदा है। बहरहाल ये जो गंदम वाली बात है ना, पिछले 2.5-3 साल का बड़ा जबरदस्त इसका तजिया करना चाहिए कि हुआ क्या है। पिछले साल और उससे पिछले साल गंदम अगर हमारे यहाँ यानी पंजाब के अंदर मिसाल के तौर पे अगर किसी कीमत पे 3600 पे बिक रही थी पर मंथ, तो ये हमारे पड़ोस में यानी पंजाब के पड़ोस में सिंध के अंदर ये 45 तक जा रही थी, 42 तक जा रही थी, 42-45 पे बिक रही थी। तो जितनी गंदम थी आपको नजर आता था कि यहाँ से सारी सिंध जा रही है, ये ट्रांस फ्रंटियर विद इन प्रोविंसेस ये इस तरीके से मूवमेंट थी। फिर उसके बाद आटा जो बन रहा था वो बलूचिस्तान जाता था। अब बलूचिस्तान में कितने लोग रहते हैं और कितना आटा चाहिए वहां पे, अनबिलीवेबल है कि पंजाब की जितनी फ्लावर मिलें थी वो सब की सब आटा बना के भेज रही थी बलूचिस्तान के अंदर। इस तरह आपने देखा आटे की कीमत एकदम से कहां चली गई, गंदम की कीमत कहां से कहां चली गई। जब वो गंदम की कीमत यहाँ पे गई तो इस दफा जो किसान था उसने गंदम दबा के लगाई। और ये खुदा के बंदे नई हुकूमतों वाले जो अभी आए हैं, जो सेंटर में हैं, जो प्रोविंसेस के अंदर हैं, ये अब उस किसान को तबाह करने के दर पे है। अगर बम्पर क्रॉप हुआ है तो उन्होंने ऑलरेडी मिला के ऐसे ही रख लिया है। 3200 पे आज किसान बेच रहा है इनको, 3200 पे, 2800, 2900, 3000 इस कीमत पे। अब ये सारी की सारी यहाँ से जाएगी स्टोरेजेस के अंदर, बड़े बड़े गोदाम बॉर्डर के ऊपर हैं, बॉर्डर से पार हैं, इन इलाकों में, बलूचिस्तान में है, बड़े कारीगर बैठे हैं, मगरमच्छ बैठे हैं। फिर जब ये शॉर्टेज हो जाएगी अगले सीजन के अंदर, तो फिर आप देखेंगे कि ना सिर्फ और हम इंपोर्ट करेंगे जिसके ऊपर लोग कुछ और खांचे बनाएंगे, बल्कि ये गंदम एक हायर कीमत के ऊपर वापस आ जाएगी। तो ये एक सालाना सीजनल कारोबार है जो कि चलता है हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन ये यकीन रखें, ये इनकी बड़ी चांदी इसलिए है कि अगले साल गंदम पाकिस्तान में कम तर होगी, बल्कि शायद बहुत बहुत ही कम होगी। तो मेरा ख्याल है जो किसान ने मार खाई है, जिस तरीके से जैगम साहब बता रहे थे कि अगली दफा गन्ने की बारी है, अब गन्ना ऊपर आएगा और गन्ना बिल्कुल आई थिंक जिस तरह होता है ना कि तिलों के भाव वो बिकेगा, ये हाल होगा गंदम उसका गन्ने का भी। तो ये हमारा एक साइक्लिक निज़ाम है। तो एक साल गंदम है, एक साल चीनी है,
एक साल खाद है, एक साल सीमेंट है, और माशाल्लाह से जो मिडिल मैन है वो मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। जो हमारी जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग मिडिल इनकम ग्रुप, ये मिडिल इनकम नहीं, मिडिल इनकम के साथ इन्होंने अपने खांचे लगा के अपने आप को, ये मिडिल इनकमर्स हैं। ये दरमियान में जो मिडिल मैन है ये इनकम करता है सारी की सारी। मार खाते हैं अवाम, आम आदमी और किसान जो पैदा करता है जिसको। ठीक हो गया, मिडिल मैन बिजनेस की बात हो रही है अफसार साहब, तो कहीं ना कहीं आपके ख्याल में कमजोर गवर्नेंस की वजह से माफिया इतना स्ट्रांग होता है? क्योंकि खाद महंगी, न गैस नायाब हो जाती है, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा है, सरकारी रेट से कम चीजें मुयस्सर होंगी, सहूलतें क्यों नहीं दे पा रही गवर्नमेंट ज़राअत को या किसान को? खैर खाद महंगी हो जाती है और गैस उनको जितनी सस्ती मिलती है खाद वालों को, और जितना प्रॉफिट होता है, जिस तरह वो अपनी फिर एनुअल मीटिंग्स करते हैं जिस एग्जॉटिक लोकेशंस पे, उस पर हम बात ना ही करें तो मुनासिब है खाद बनाने वालों पे। तो बात हो रही है गंदम की, देखें, और बात ये बार बार हुई है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन ईच एडवर्सिटी और क्राइसिस। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है जमहूरियत को भी खामख्वाही रगड़ दिया गया इसी सेगमेंट में गंदम के नाम पे। जमहूरियत का तो कोई कसूर नहीं है जो ये हो रहा है, तो हमारा निज़ाम और लोग ऐसे हैं। तो और ये हमेशा ही रहा है, जमहूरियत हो या ना हो, ये मसाइल तो हमेशा रहे हैं किसान के साथ। और अभी तक हमारी जो वैल्यू एडिशन नहीं हो सकी पूरी ज़राअत में, जिसको हसन निसार साहब ने कहा कि एग्री बिजनेस या एग्री इंडस्ट्री है, वो क्यों नहीं बन सका? पिछले 10,000 साल से हम सिर्फ वो सूतर बना के बेचे जा रहे हैं पूरी दुनिया में, आज भी वही काम कर रहे हैं। इसकी वजह ये कि हमारा तवज्जो इधर नहीं है। तो मैं बात ये गंदम की कर रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के लिए कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें इस क्राइसिस के ज़रिए, लोगों के, किसानों के दिलों में जगह बना सकती हैं अगर वो इसको खुलूस नीयत और खुलूस दिल से हल करें, ख़ुद मिलें किसानों के नुमाइंदों से, उनसे बात करें, बैठें और इस मसले का हल निकालें। क्योंकि ये गंदम का जो है ना, गंदम पे हमारी सिर्फ पूरी रूरल इकोनॉमी नहीं चलती, गंदम पे अर्बन इकोनॉमी भी चलती है। जितना तजारत और बिज़नेस है मिडिल क्लास का, शहरों का, वो सारा गंदम की फसल के उठाए जाने पे चलता है। लोगों ने हर चीज़ बनानी होती है गंदम उठा के, गंदम बेच के। तमाम किसान जो पैसा मार्केट में आता है, तो वफाकी हुकूमत को भी चाहिए उसमें इंटरवेंशन करे। सिंध में है तो वहाँ भी करे। सिंध के चीफ मिनिस्टर भी इसमें, अगर गंदम, ये भी कहा जा रहा है कि गंदम गीली हो गई है तो हुकूमत कैसे ख़रीदे? हुकूमत के पास ऐसी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है कि गीली गंदम को वो ज़ख़ीरा कहीं स्टोर कर सके। तो अगर वो किसान के पास रहनी है तो कैसे रहनी है? उसके लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा करें। तो ये बड़ा एक जिसे कहते हैं दिल लगा के, पोटा टेक के जिसे कहते हैं, ये काम करना पड़ेगा, पित्ता मार के करना पड़ेगा। बैठे हुकूमत, चीफ मिनिस्टर खुद लीड करें इसको। अगर इधर उधर किसी को उन्होंने वो क्या कहते हैं आउटसोर्स किया तो फिर शायद ये मसला हल ना हो सके। और इसके नुकसानात सियासी भी होंगे, इकनॉमिक नुकसानात तो होंगे, किसान तबाह होगा, लेकिन वो जो सियासतदान सियासत के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं ना, उनकी सियासत को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर इस मसले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, जो कि किया जा सकता है सिर्फ खलूस नीयत से, खलूस दिल से और मेहनत से, तो कर लें, ये उनके लिए बेहतरी होगी। ठीक और है जी, मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी और आवाम के लिए भी बेहतरी गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे कि नुकसान होगा अगर वजीर आला पंजाब ने आगे बढ़कर खुद इन तमाम चीज़ों को ना देखा, सियासी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो आगे बढ़ के इस मामले को समझें, क्योंकि पहली तकरीर में कहा कि करप्शन रेड लाइन है, इंपोर्ट क्यों हुआ, किस रिपोर्ट की बुनियाद पर हुआ, और आज किसान से गंदम हुकूमत क्यों नहीं खरीद पा रही? अगर बम्पर क्रॉप हुई है, किसान को ये नुकसान नहीं होना चाहिए और ये मेक श्योर करना वजीर आला पंजाब का काम है। देखना यह कि इस मामले को हैंडल कैसे किया जाता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।